दोस्तों नमस्कार। वित्त के मामले में, पैसा कौड़ी के मामले में, बचत के मामले में हर कोई किसी न किसी प्रकार से बैंकिंग में, चाहे वो डिपॉजिट के माध्यम से हो, चाहे वो लोन ले रहे हैं, चाहे वो आप इंटरेस्ट के लिए या आपने एसआईपी करके रखी है, तो बैंकिंग में जितने भी टर्म्स हैं उससे कहीं ना कहीं हमारा आपका लेना देना रहता है। हम आप उस टर्म्स को जानने के लिए बहुत ही ललायित रहते हैं, बहुत ही कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं कि बैंकिंग के जो टर्म हैं उसको हम अच्छी प्रकार से जान लें। क्यों? इसके पीछे एक बहुत बड़ी कारण है कि हम अपनी जमा पूंजी जो भी थोड़ी बहुत है कहीं ना कहीं किसी न किसी बैंक में जमा करते हैं, और आए दिन हर रोज़ बाज़ार के उतार चढ़ावों की तरह बैंकिंग टर्म में भी, बैंकिंग के जो नियम है उसमें भी कुछ ना कुछ बदलाव आता है। तो चलिए आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ जो हमारे और आपके लिए खास करके मिडिल फैमिली या जो मध्यम वर्ग या निम्न आय वर्गीय लोग हैं जिनकी जमा पूंजी की थोड़ी बहुत चीज़ें किसी न किसी बैंक में जमा रहती है या जमा करने का कोशिश करते हैं, या कभी हम लोन लेने का प्रयास करते हैं, लोन लेने की कोशिश करते हैं, तो हमें क्या जानना ज़रूरी है। और कुछ ऐसे शब्द हैं जो सुनने में तो बहुत आसान है परंतु उसकी मीनिंग पता नहीं रहने के कारण हम उस विषय पे कुछ सोच नहीं पाते हैं। तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बेबी प्लस क्लास में, और मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर CM झा। आपको आज मैं बताने वाला हूं रेपो रेट, CRR, रिवर्स रेपो रेट, इन सब चीज़ों के बारे में, ये चीज़ें क्या हैं और कैसे काम करती है। तो आइए दोस्तों बिना देर किए हम लोग जानते हैं रिजर्व बैंक से जुड़े हुए कुछ ऐसे टर्म के बारे में जो आम जनमानस की नज़रों से तो बाहर है परंतु हमारी फाइनेंस पे, हमारे वित्त पे, हमारे पैसों पे गहरा असर छोड़ जाता है। रेपो रेट, तो ये जो आप देख पा रहे हैं ये जो हमारा रेपो रेट है और रिवर्स रेपो रेट है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट होता क्या है, क्योंकि जब तक आप किसी चीज़ के बारे में ये नहीं जानेंगे कि वो होता क्या है तब तक आप कुछ कह नहीं सकते हैं। और आप बहुत सारी जगह पे ढूंढेंगे, सीखेंगे तो बहुत टिपिकल लैंग्वेज में आपको बताया जाएगा। यहाँ मैं आपको बताऊँगा बहुत ही सरल और आसान तरीके से। भारतीय रिजर्व बैंक का हर 2 महीने में, याद रखिएगा, हर एक 2 महीने में ये बदलते रहता है। रिवर्स रेट और रेपो रेट जो है हर 2 महीने में बदलता है। तो भारतीय रिजर्व बैंक हर 2 महीने में एक बार मॉनेटरी पॉलिसी की समीक्षा करता है। मौद्रिक नीति की घोषणा के दौरान हर बार रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट और CRR भी बहुत ही मायने रखता है। चलिए आगे हम लोग अभी जानेंगे। तो आइए हम आपको रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और CRR का मतलब बताते हैं, और इस वीडियो में आप पूरी तरह से समझ सकेंगे कि इन दरों में, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और CRR के दरों में अगर RBI बदलाव करती है तो आपके पर्स पे, आपके बटुए पे क्या असर पड़ सकता है। अगर हम बात करें रेपो रेट की, तो जब हम पैसे की ज़रूरत हो और अपना बैंक अकाउंट खाली हो तो हम क्या करते हैं? कर्ज लेते हैं। हमें पैसे की बहुत ज़रूरत पड़ गई, हमारे पास पैसा नहीं है, तो हमारे पास एक आसान सा उपाय होता है कि हम जाके बैंक से कर्ज ले लें और इसके बदले में हम बैंक को ब्याज चुकाते हैं। ये मायने रखिएगा, कर्ज जहाँ बैंक से लिए तो वो हमसे ब्याज लेगा। इसी तरह बैंकों को भी अपनी ज़रूरत या रोज़मर्रा के कामकाज के लिए काफ़ी रकम की ज़रूरत पड़ती है। अब बैंक से तो हम कर्ज ले रहे हैं, बैंक पैसा कहाँ से लाएगा भैया? तो बैंक भी किसी से कर्ज लेती है, और वो किससे लेती है? इसके लिए बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से कर्ज लेती है, और बैंक के इस लोन पर रिजर्व बैंक जिस दर से ब्याज चुकाते हैं उसे रेपो रेट कहते हैं। जैसे हम मान लिया जाए SBI में लेने गए, 15-16% का इंटरेस्ट हमसे लोन से लिया, तो ये मेरा ब्याज दर है। लेकिन RBI जो बाकी बैंकों से, जो बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लोन लेने जाती है, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो बैंकों पर चार्ज लगाती है ब्याज की, उसको रेपो रेट करते हैं। तो अब आप समझ सकते हैं कि अगर रेपो रेट बढ़ेगा तो आपका भी ब्याज दर बढ़ेगा। अब आप सोचिए कि अगर ब्याज दर RBI बढ़ाती है, रेपो रेट RBI बढ़ाती है, तो आपके वॉलेट पे क्या असर पड़ेगा? जब बैंक रिजर्व बैंक से कम ब्याज दर पर लोन मिलेगा तो उनके फंड जुटाने की लागत कम होगी,
जब बैंकों को रिजर्व बैंक से कम ब्याज दर पर लोन मिलेगा तो उनके फंड जुटाने की लागत कम होगी और इसी वजह से वे अपने ग्राहकों को क्या करेगा, सस्ता कर्ज देगा। नियम है ना बिजनेस का कि जहाँ पे लागत कम वहाँ पे बाजार का भाव कम, कर्ज देगा। इसका मतलब यह है कि रेपो रेट कम होने से आपके लिए होम, कार या पर्सनल लोन पर ब्याज की दरें कम हो सकती है। अगर रिजर्व बैंक रेपो रेट बढ़ा देता है तो बैंकों को पैसे जुटाने में अधिक रकम खर्च करनी होगी और वो अपने ग्राहकों को भी अधिक ब्याज दर पर कर्ज देंगे। सिंपल भाषा में रेपो रेट आपको समझ में आ गई होगी। तो अब हम चलते हैं रेपो रेट के बाद रिवर्स रेपो रेट। हर एक चीज़ का रिवर्स होता है। अभी आपने रेपो रेट देखा, अब रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। देश में कामकाज कर रहे बैंकों के पास जब दिन भर के कामकाज के बाद रकम बची रह जाती है तो उस रकम को भारतीय रिजर्व बैंक में रख देते हैं। ये हर रोज का नियम है कि जब दिन भर के कामकाज के बाद बैंकों के अकाउंट में पैसे बचे रह जाते हैं तो वो उस पैसे को आरबीआई के पास जमा कर देता है। ये हर रोज का काम है। इस रकम पर आरबीआई उन्हें ब्याज देता है। तो आरबीआई के पास जो पैसा बैंक रखती है, ऐसा नहीं कि आरबीआई मुफ्त में लिया, आरबीआई उसे ब्याज देती है और भारतीय रिजर्व बैंक इस रकम पर जिस दर से बैंकों को ब्याज देता है उसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। अब आप समझिए कि रेपो रेट के दर से रिजर्व बैंक बैंकों से ब्याज लेती है और रिवर्स रेपो रेट के हिसाब से भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों को ब्याज देती है। तो अब हमको ये समझना पड़ेगा कि रिजर्व बैंक अगर ब्याज दर जो दे रही है बैंकों को रिवर्स रेपो रेट के हिसाब से, इसमें अगर बदलाव आता है तो आम जनमानस पे क्या असर पड़ेगा। तो जब भी बाजार में नकदी की उपलब्धता बढ़ जाती है, नकदी की उपलब्धता बढ़ जाती है तो क्या होता है कि महंगाई बढ़ने का खतरा पैदा हो जाता है क्योंकि नकदी बहुत बढ़ गई है। आरबीआई इस स्थिति में रिवर्स रेपो रेट बढ़ा देता है। रिवर्स रेपो रेट जैसे ही बढ़ाएगा तो बैंक क्या करेंगे, वो बाजार में पैसा छोड़ने की जगह ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आरबीआई के पास जमा करने लगेगा ताकि बैंक ज़्यादा ब्याज कमाने के लिए अपनी रकम उसके पास जमा करा दे। इस तरह बैंकों के कब्जे में बाजार में बांटने के लिए कम रकम रह जाती है। अब जब बैंकों के पास पैसे कम होंगे तो इसके दो समझ आएंगी कि आपको लोन नहीं मिलेगा क्योंकि बैंक के पास पैसा नहीं है और बाजार में तरलता कम हो जाएगी। जब तरलता कम हो जाएगी तो महंगाई भी घटने लगेंगे। तो ये रिजर्व बैंक अपने हर 2 महीने की समीक्षा के बाद इस रेट को तय करता है। आइए अब हम जानते हैं कि ये CRR क्या है। ये CRR क्या है, कैश रिजर्व रेशियो। क्या बोलते हैं इसको, कैश रिजर्व रेशियो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। आम जनमानस, बैंकिंग और वैसे लड़के जो बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, जो बैंकिंग की इंटरव्यू देने वाले हैं, जो बैंकों में नौकरी करने इच्छुक हैं, जब इंटरव्यू देने जाएंगे तो ये 2-3 रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, CRR के बारे में जरूर पूछा जाता है। तो CRR क्या है, तो भारत में कामकाज कर रहे बैंकों के लिए कुछ दिशा निर्देश बनाए गए हैं। ये नियम रिजर्व बैंक ने बनाए। बैंकिंग नियमों के तहत हर बैंक को अपने कुल कैश रिजर्व का एक निश्चित हिस्सा रिजर्व बैंक के पास रखना होता है। इसे कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं। आप जितने भी बैंक हैं जिनको भी आरबीआई से लाइसेंस मिली हुई है वो अपना एक हिस्सा रिजर्व बैंक के पास कोलेट्रॉल के रूप में रखा हुआ है। उसको इस पैसे को रिजर्व बैंक के द्वारा नाम दिया गया है CRR, कैश रिजर्व रेशियो। आरबीआई ने ये नियम इसलिए बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, जिससे किसी भी बैंक में बहुत बड़ी संख्या में ग्राहकों को रकम निकालने की जरूरत पड़े तो बैंक पैसे देने से मना नहीं कर सके। अभी इसका सिंपल सा फंडा हुआ कि आप बहुत अधिक पैसे किसी बैंक में रखे हुए हैं और जब निकालने की बारी आई वो बोलता है कि मेरे पास लिक्विड नहीं है,
पैसे नहीं हैं, तो उस परिस्थिति में आरबीआई के पास जो उसका सीआरआर रखा हुआ है, कैश रिजर्व रेशियो रखा हुआ है, उस पैसे से वो ग्राहकों को पैसे दे सकता है। किसी भी परिस्थिति में ग्राहकों को पैसे देने से वो इसलिए मना नहीं कर सकता है कि मेरे पास पैसा नहीं है। अब हम लोग जानते हैं कि अगर सीआरआर घटता बढ़ता है तो आम जनमानस के बटुए पे क्या असर पड़ेगा। अगर सीआरआर बढ़ता है तो बैंकों को अपनी पूंजी का बड़ा हिस्सा भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखना होगा। इसके बाद देश में कामकाज कर रहे बैंकों के पास ग्राहकों को कर्ज देने के लिए कम रकम रह जाएगा। अगर आरबीआई ने सीआरआर बढ़ा दिया तो क्या होगा कि हर एक बैंक को उसके कुल पैसे का अधिक पैसा आरबीआई के पास रखना पड़ेगा और लिक्विड के तौर पे जो उसके पास पैसे रहेंगे वो कम हो जाएगा। अब बैंकों के पास जब पैसे कम बचेंगे तो कारोबार भी घटेगा, क्योंकि पूरा बैंक तो पैसे कारोबार पे है। और अगर रिजर्व बैंक सीआरआर को घटा देता है तो जो पूंजी बैंकों की है उसमें सीआरआर कम परसेंट होगा तो अधिक प्रतिशत, तो बाजार में नकदी का प्रवाह बढ़ जाएगा, बाजार में लिक्विडिटी बढ़ जाएगी। आरबीआई सीआरआर में बदलाव तभी करता है जब बाजार में नकदी की तरलता पर तुरंत असर नहीं डाल रहा हो। जब बाजार स्थिर अवस्था में हो, बाजार में उतार चढ़ाव नहीं लानी हो, उसकी नकदी की पे बहुत अधिक असर नहीं करना हो, तो आरबीआई सीआरआर में थोड़ी बहुत उतार चढ़ाव करता है। वास्तव में रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट में बदलाव की तुलना में सीआरआर में किए गए बदलाव से बाजार में नकदी की उपलब्धता पर ज़्यादा वक्त में असर पड़ता है, क्योंकि रिवर्स रेट अगर करेंगे तो तुरंत असर पड़ेगा बाजार में, और रेपो रेट भी अगर बढ़ाएंगे घटाएंगे तो बाजार में तुरंत असर पड़ेगा, क्योंकि बैंकिंग कामकाज पे प्रतिदिन का असर पड़ जाता है। लेकिन सीआरआर के अंतर होने से बैंकों के पूंजी पे असर पड़ता है, और उस पूंजी से द्वारा बाजार पे असर पड़ने में थोड़ी सी समय लग जाती है, और ये बाजार पे असर ही आपके बटुए का असर कहलाता है। एसएलआर क्या होता है? एसएलआर रिजर्व बैंक अर्थव्यवस्था में नकदी की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए जिन उपाय का सहारा लेता है उनमें एसएलआर एक महत्वपूर्ण उपाय है। एसएलआर का मतलब होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो या वैधानिक तरलता अनुपात। तो वो कैश रिजर्व रेशियो अलग था, और ये नियमानुसार एक वैधानिक तरलता अनुपात है जो बैंकों के पास उपलब्ध जमा का वह हिस्सा होता है जो कि उन्हें अपनी जमा पर लोन जारी करने के पहले अपने पास रख लेना जरूरी होता है। एसएलआर नकदी, स्वर्ण भंडार, सरकारी प्रतिभूति जैसे किसी भी रूप में हो सकता है, यानी आपका एक तरह से कोलेट्रॉल पूंजी हो गई। जब बैंक इस अनुपात को संरक्षित रख लेते हैं उसके बाद ही उन्हें अपनी जमा पर लोन जारी करने की अनुमति होती है। एसएलआर का यह अनुपात कितना होगा इसका निर्धारण रिजर्व बैंक करता है। भारत में एसएलआर की अधिकतम सीमा 40% तक रह चुकी है। ये रिजर्व बैंक को डिसाइड करना होता है कि हम एसएलआर कितना रखेंगे। स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो, रिजर्व बैंक को बैंकों के लिए एसएलआर सीमा 40% और न्यूनतम 0% तक भी रखने का अधिकार है। इसके लिए फुल एम्पावर्ड है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगर एसएलआर में उतार चढ़ाव आता है, आरबीआई एसएलआर में चेंज करती है, तो आम जनमानस पे क्या असर पड़ेगा? एसएलआर से बैंकों को कर्ज देने की क्षमता नियंत्रित होती है। अगर कोई बैंक मुश्किल परिस्थिति में फंस जाता है तो रिजर्व बैंक एसएलआर की मदद से ग्राहकों के पैसे की कुछ हद तक भरपाई कर सकता है। जिस बैंकों का एसएलआर जितना अधिक आरबीआई के पास जमा रहेगा, समझ लीजिए कि आप जो आम उसके कस्टमर्स हैं, बैंक के जो ग्राहक हैं, उनका पैसा हद तक सुरक्षित है कि उस एसएलआर के फंड से आरबीआई, अगर बैंक डूब जाती है, बैंक लॉस में आ जाती है, बैंक दिवालिया घोषित हो जाती है, तो कुछ हद तक आपके पैसे उस एसएलआर के मद से ग्राहकों को आरबीआई देती है। तो दोस्तों, शायद हमारा ये फाइनेंस किडी का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपकी जानकारी के लिए, आपके व्यवहारिक जीवन के लिए, आपके आर्थिक जीवन में ये महत्वपूर्ण रखता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।